प्रिय विद्यार्थियों, मैं कैलाश प्रजापति आपके सामने कक्षा लेकर के आया हूँ फायरमैन थ्योरी की। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल केपी क्लासेज के अंदर। ठीक है, इसका जो पहला इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, और उसी का ही दूसरा पार्ट मैं लेकर के आ रहा हूँ आज। वापस वही टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। अभी तक देखो इस टॉपिक में हमने सबसे पहले आग की परिभाषा पढ़ी, फायर की। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा आग की तीन मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में पढ़ा कि क्या क्या होती है। एक तो तापमान होता है, निश्चित तापमान, एक होता है फ्यूल ईंधन, और एक होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीनों तत्व मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? आग का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि आग का त्रिभुज क्या होता है। आग का त्रिभुज एक ट्रायंगल होता है जिसमें ये तीनों भुजाएं आग की तीन मूलभूत आवश्यकताओं को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था आग का चतुष्कोण। आग का चतुष्कोण ऐसा एक चतुर्भुज बनता है जिसमें ये चार भाग होते हैं। इन तीन भाग में एक में ऑक्सीजन, एक में ईंधन, एक में ताप, ये तीन आग की मूलभूत आवश्यकताएं होती है। और जो चौथा तत्व एलिमेंट जुड़ता है वो है चेन रिएक्शन, वो होता है चेन रिएक्शन। इस आग के चतुष्कोण में मैंने आपको बताया था कि चेन रिएक्शन होती क्या है। जो ठोस पदार्थ होते हैं वो सीधे जलते नहीं हैं, उनको जलने के लिए आपको जैसे ही आप ठोस पदार्थों में ताप दोगे तो वो ताप से क्या होगी, उनमें एक ज्वलनशील वाष्प उत्पन्न होगी, और वो ज्वलनशील वाष्प क्या करेगी, आग का निर्माण करेगी। और जो भी सामग्री या फिर जो भी ठोस ईंधन होगा वो धीरे धीरे उसमें ज्वलनशील वाष्प उत्पन्न होने के कारण आग लग जाएगी। और ये सब कार्य किस माध्यम से होगा? चेन रिएक्शन के माध्यम से होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि आग का वर्गीकरण, जो कि इस टॉपिक का ही नाम है। आग का वर्गीकरण जो क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर और क्लास ई फायर। क्लास ए फायर में मैंने आपको बताया था कि ठोस पदार्थों की आग, जिसे मान लो कचरा है, कपड़े हैं, या फिर अदर जो भी घरेलू सामान होते हैं उसकी आग। क्लास बी के अंदर होता है ज्वलनशील तरल पदार्थों की या फिर द्रव्य पदार्थों की आग, जैसे मान लो पेट्रोल है, डीजल है, इंजन का ऑयल है। ठीक है, और क्लास सी में मैंने आपको बताया था कि ज्वलनशील गैसों की आग, जैसे एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, या फिर मेथेन गैस, या फिर जो आपकी प्राकृतिक गैस होती है वो। ठीक है, क्लास डी फायर में मैंने आपको बताया था कि इसमें ज्वलनशील धातुओं की आग सम्मिलित होती है, जैसे मान लो मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, तो वह क्या होती है, एक ज्वलनशील धातुएं होती हैं। और क्लास ई के अंदर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर बिजली से संबंधित या फिर बिजली के उपकरणों से संबंधित आग सम्मिलित होती है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि आग बुझाने के सिद्धांत, जिसमें मैंने आपको सबसे पहला मेथड बताया कि स्टारवेशन मेथड। स्टारवेशन का हिंदी में अर्थ अगर आप जानोगे ना तो उसका हिंदी में अर्थ होता है भूखा मारना। ठीक है, भूखा मारना, इसका मतलब होता है आग की तीन मूलभूत आवश्यकताओं में से जो आग के लिए भोजन का कार्य कर रहा है, ईंधन, उसको हटाना, और उसको हटा करके आग को बुझाना, वो किस मेथड में आएगा? स्टारवेशन मेथड में। दूसरा है इसका स्मूदरिंग मेथड। स्मूदरिंग मेथड का मतलब होता है दम घोटना। दम घोटने से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आग की मूलभूत आवश्यकताओं में से ऑक्सीजन को हटाना। ठीक है, और ऑक्सीजन को हटा करके आप आग वो बुझाओगे ना, वो इस मेथड में आएगा। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे आग बुझाने का जो तीसरा सिद्धांत है, विकिरण सिद्धांत। उसके बाद जो चौथा सिद्धांत है, दहन सिद्धांत, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि आग के कितने स्तर होते हैं। तो इसका जो पहला स्तर होता है, इसके कुल 4 स्तर होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके बाद में मैं आपको अंतिम टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा कि आग के उत्पन्न होने के क्या क्या कारण होते हैं, और आग से बचाव में आपको क्या क्या उपाय करने हैं या फिर क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। ठीक है गाइज, तो आज की क्लास आज का जो पहला टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आग बुझाने का जो सिद्धांत है, कूलिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा आग बुझाने का जो तीसरा सिद्धांत है। आग बुझाने के सिद्धांत या मेथड, जिसमें हमने 2 सिद्धांत पढ़ लिए। इसका आज तीसरा सिद्धांत है कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड या फिर ठंडा करना।
या फिर ठंडा करना। ठीक है विद्यार्थियों, देखो इस सिद्धांत में क्या करना है हमें, जो आग की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, ईंधन, ऑक्सीजन और तापमान, उसमें से आपको तापमान को कैसे भी करके न्यूनतम या फिर उसको क्या करना, आपको कम करना है। और उस जैसे ही आप आग के तापमान को कम करोगे तो आग स्वतः ही बुझ जाएगी। वो किस मेथड में करेंगे, हम इस मेथड में करेंगे। तो इसकी अगर आपको परिभाषा लिखनी हुई तो क्या लिखोगे, आग की 3 मूलभूत आवश्यकताओं आग की 3 मूलभूत आवश्यकताओं, ईंधन, ऑक्सीजन, तापमान में से तापमान को हटाना या न्यूनतम करना। करना ही कूलिंग मेथड कहलाता है। कूलिंग मेथड कहलाता है। और इस मेथड में तापमान को कम करने के लिए साधारणतः जल का प्रयोग करते हैं। देखो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पानी। आग पर गिरने के बाद उसके ताप को कम कर देता है, उसके ताप को स्वयं ग्रहण कर लेता है। जिससे आप पानी को आग पर डालोगे तो आग, जो पानी होगा वो क्या होगा, जो पानी की बूंदें होती है वो जो आग के तापमान को क्या कर देती है, कम कर देती है। और स्वयं जो उसकी बूंदें होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, स्वयं ग्रहण कर लेता है, जिससे जलने वाली वस्तु का, जिससे जलने वाली वस्तु का ताप कम हो जाता है और आग बुझ जाती है। ताप कम हो जाता है और वस्तु की आग बुझ जाती है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अधिक ताप पर अगर हम पानी का अगर प्रयोग करेंगे तो वो पानी क्या होगा, ताप ग्रहण करके वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो भाप क्या होगी, उस आग के चारों ओर एक आर्द्र वातावरण का निर्माण करेगी, जिससे क्या होगा, उसकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई होगी उसमें क्या आएगी, बाधा आएगी, या फिर उसकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसमें रुकावट पैदा होगी और उस प्रकार से भी आग बुझ जाएगी। ठीक है, ये हो गया इसका तीसरा मेथड। अब हम अगला मेथड पढ़ेंगे, चौथा, जिसका नाम है बिटिंग मेथड। आग बुझाने का जो सिद्धांत है या फिर जो विधि है, उसमें जो चौथा सिद्धांत है उसका नाम है बिटिंग मेथड। ठीक है, जिसका हिंदी में अर्थ अगर बात करें तो पीट पीट कर बुझाना, पीट पीट कर आग बुझाना। ठीक है, देखो बिटिंग का मतलब होता है किसी वस्तु को बार बार पीटना। ठीक है, इस विधि में क्या होते हैं, आग को किसी अग्निशमन उपकरण द्वारा यहाँ पर आप लिख सकते हो फायर बिटर या किसी भी कंबल से पीट पीट कर आग को बुझाना।
वो किस मेथड में आएगा? बीटिंग मेथड में। ठीक है, तो विद्यार्थियों बीटिंग मेथड में क्या होता है, जैसे मान लो एक फायर बीटर होता है जिसका देखो ऐसा सा चित्र होता है, ये इसका एक हत्था होता है और ऐसे से एक चादर की शीट होती है जो कि बड़े आयतन में होती है। ठीक है, ये होता है फायर बीटर जिसकी माप होती है 4x4 या फिर 6x6, 4x4 या फिर 6x6। इसका हम आगे भी जो अग्निशमन जो उपकरण होंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तब मैं आपको इसका विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, अभी आप केवल ये ध्यान रखो कि ये एक ऐसा फायर बीटर उपकरण होता है जिससे क्या होता है, घास फूस की या फिर साधारण जो भी आग होती है उसको अगर पीट कर बुझाना होता है तो इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, खास तौर पर जो बीटिंग मेथड होता है ना उसमें इसी का ही यूज करते हैं फायर बीटर का। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये आग बुझाने के जो 4 सिद्धांत है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे आग फैलाने के सिद्धांत। ये तो थे आग को बुझाने के सिद्धांत, अब है आग फैलाने की विधियाँ या फिर आप कह सकते हो सिद्धांत। ठीक है, तो आग फैलाने के सिद्धांत है अगला टॉपिक। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक मैंने आपको बताया था कि आग को किन किन विधियों से हम बुझा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आग लगी हुई है वो किन किन विधियों से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में फैल सकती है या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर फैल सकती है। तो इसमें जो सबसे पहला सिद्धांत आता है वो आता है संचालन। वो आता है आपका संचालन या फिर इसको चलन मेथड भी कहते हैं या फिर संचालन विधि। इसको अगर इंग्लिश में बोलें तो कंडक्शन मेथड। देखो विद्यार्थी, इसमें होता है क्या, जैसे मान लो ये जो विधि होती है ना वो साधारणतः ठोस धातुओं या फिर ठोस वस्तुओं में होती है। ठीक है, जैसे मान लो ठोस पदार्थ जैसे लोहा, स्टील, जैसे ठोस पदार्थ जैसे मान लो लोहा, स्टील के अगर एक सिरे को गर्म करने पर दूसरे सिरे पर रखी वस्तु में आग का लगना। जिससे विद्यार्थियों संचालन में होता है क्या, जैसे मान लो आपके पास मान लो एक लोहे की छड़ है। ठीक है, अगर आप इसके एक सिरे को अगर आप गर्म करोगे तो वो जो पूरी छड़ है वो धीरे धीरे दूसरा सिरा भी उसका गर्म हो जाएगा। और दूसरे सिरे पर अगर मान लो कागज के टुकड़े या फिर कचरे का ढेर रखा हुआ है तो उसमें भी क्या होगा, ताप के कारण ज्वलनशील वाष्प उत्पन्न होगी और आग लग जाएगी। तो इस प्रकार से जो आग फैलती है वो किस विधि में आएगी, संचालन विधि में आएगी। ठीक है, तो देखो विद्यार्थियों आगे ये तो हो गई पहला सिद्धांत संचालन सिद्धांत। ठीक है ना, अब दूसरा सिद्धांत है सहवन। दूसरा जो सिद्धांत है उसका नाम है सहवन। ठीक है, देखो इस सिद्धांत में आपको क्या करना है, इस सिद्धांत में क्या होता है, जैसे मान लो जो गर्म कण होते हैं
या फिर जिसमें ताप होता है जिन कणों के अंदर, वे जो गर्म कण होते हैं वो क्या होते हैं, ज़मीन से ऊपर की तरफ उठते हैं और वहाँ पर क्या होते हैं, नीचे की तरफ ठंडे कण आ जाते हैं। अब जो भी गर्म धुआं या फिर गर्म जो भी ज्वाला या फिर जो कण होंगे वो ऊपर जा करके क्या होगी, अगर आग को फैलाएं तो वो किस विधि में आएंगे, संवहन विधि में आएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखना है आपको, आग से निकला, आग से निकला गर्म धुआं, आग से निकला गर्म धुआं वह हवा, हवा के कण, हवा के कण ऊपर जाकर कमरे, ऊपर जाकर कमरे में इकट्ठा होकर वहाँ रखी वस्तुओं में, वहाँ रखी वस्तुओं में ज्वलनशील वाष्प उत्पन्न करते हैं, वाष्प उत्पन्न करते हैं, जिससे वहाँ आग लग जाती है, वहाँ आग लग जाती है। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा या फिर इसमें जो भी आपको दे रखा है। ठीक है, जैसे मान लो एक कमरे के अंदर मान लो नीचे आग लग गई, ठीक है, तो वहाँ पर ऊपर कोई भी जैसे मान लो ज्वलनशील वस्तु अगर रखी हुई है ना, तो जैसे जैसे नीचे जो आग लगी उसके कारण धुआं या फिर वहाँ की जो वायु है गर्म होने के बाद जैसे ऊपर उठेगी तो ऊपर रखी हुई जो भी वस्तुएं होती है ज्वलनशील, उनमें भी क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। और वो आग किस विधि से लगेगी, संवहन विधि से लगेगी। तो जो आग लगने की, आग को फैलाने की जो यही विधियाँ है, संचालन, संवहन, विकिरण और दहन, यही विधियाँ आगे उष्मा संचरण या फिर उष्मा को फैलाने की विधियाँ ही है। ठीक है, तो इनके बारे में मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जो जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ ए फायर। ठीक है, देखो आगे इसके 2 सिद्धांत हमने पढ़ लिए, 2 और हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो आगे जो इसका तीसरा सिद्धांत है उसका नाम है विकिरण सिद्धांत या फिर विकिरण विधि। ठीक है, आग को फैलाने की जो तीसरा है वह है विकिरण। देखो इस विधि में आग कैसे फैलती है, जैसे मान लो आग लगने पर उससे उत्पन्न ताप या फिर आप इसको कह सकते हो ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा के कारण, ताप के कारण पड़ोस के मकान में आग लगना, पड़ोस के मकान में आग का लगना। ठीक है, जैसे मान लो आपकी किसी भी घर में अगर आग लग जाए तो उस आग के कारण पड़ोस घर में कब आग लगेगी, जब वहाँ पर क्या होगा, विकिरण सिद्धांत लगेगा। क्योंकि विकिरण सिद्धांत के कारण ही किसी मकान के पड़ोस में या फिर जो भी आसपास में जो मकान होते हैं वहाँ पर आग विकिरण विधि से ही लगती है। ठीक है, अगर मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी मकान में लगी आग के कारण पड़ोस में किस विधि से आग फैलती है, तब आप वहाँ पर कौन सा आंसर लिखोगे, विकिरण विधि या फिर विकिरण सिद्धांत। ठीक है, तो इसका जो चौथा सिद्धांत है उसका नाम है आपके दहन। उसका नाम है दहन या फिर आप इसको कह सकते हो कंबशन। मेथड, अगर इसको इंग्लिश में लिखे तो रेडिएशन मेथड। ठीक है, देखो दहन में क्या होता है, भवन की आग का, भवन या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो मकान की आग का
मकान की आग का हवाओं के कारण आसपास के क्षेत्र में नुकसान पहुंचाना। देखो विद्यार्थियों, दहन में क्या होता है, जैसे मान लो किसी कमरे में या फिर किसी मकान या किसी बिल्डिंग या फिर किसी भवन में आग लग जाए, तो वो जो आग की लपटें होगी वो क्या होती है, हवाओं के कारण दूर दूर तक फैलती हैं और अपने आसपास में जो भी क्षेत्र होता है उसमें नुकसान पहुंचाती है। वहाँ पर जो भी वस्तुएं रखी हुई होती है उनको या तो जला देती है या फिर वहाँ पर उसको खराब कर देती है। तो वो जो नुकसान पहुँचता है या फिर जो भी आग चारों ओर फैलती है वो किस विधि से फैलती है, दहन विधि से फैलती है। ठीक है, तो ये तो हो गई आग फैलाने के चारों सिद्धांत। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आग के स्तर या फिर लेवल ऑफ फायर। देखो, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आग के स्तर। आग के स्तर, ठीक है, या फिर अगर आप इसको लिखना चाहो तो लेवल ऑफ फायर, लेवल ऑफ फायर। ठीक है, देखो आग के टोटल 4 स्तर होते हैं। देखो, इसका जो पहला स्तर होता है उसको कहते हैं शुरुआती स्तर, शुरुआती स्तर। और जो दूसरा स्तर होता है वो होता है ज्वाला रहित, ज्वाला रहित ज्वलन स्तर। और तीसरा स्तर होता है उसका नाम होता है ज्वलन स्तर, ज्वलन स्तर। और जो चौथा स्तर होता है उसको कहते हैं गर्म स्तर, या फिर इसको कह सकते हो उष्मीय स्तर। ठीक है विद्यार्थियों, देखो मैं अब सभी का बारी बारी से बताऊंगा कि कौन कौन से स्तर कैसा कैसा होता है। ठीक है, देखो शुरुआती स्तर, जो भी आग का शुरुआती स्तर होता है, इसमें न तो आपके धुआं देखने को मिलेगा, न ही ज्वाला देखने को मिलेगी और न ही उसमें कुछ तापमान या फिर गर्माहटें होगी। ठीक है ना, तो ऐसा अगर कोई स्तर होगा तो वो कौन सा स्तर होगा, आग का शुरुआती स्तर होगा। उसमें केवल आपके ज्वलनशील वाष्प उत्पन्न होती है धीरे धीरे और उसके बाद में आग लगती है। ठीक है, अब दूसरा है ज्वाला रहित ज्वलन स्तर। जैसे इसका नाम में लिखा हुआ है कि ज्वाला रहित, इसका मतलब इसमें ज्वाला नहीं होती लेकिन वहाँ पर धुआं और उत्पन्न होता है और आग का ये दूसरा स्तर कहलाता है। ठीक है, और तीसरा है ज्वलन स्तर। ज्वलन स्तर में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर ज्वाला भी उत्पन्न हो जाती है। ज्वाला का मतलब होता है उस आग की लो है वो आपको दिखने लगेगी या फिर उसकी जो ज्वालाएं हैं या फिर लपटें हैं वो आपको दिखने लगेगी तीसरे स्तर में। और जो चौथा स्तर है, तीसरे स्तर में ज्वाला दिखने को मिलेगी आपको, लेकिन उसमें आपको गर्माहट या फिर तापमान है वो उस आग का आपको कम मिलेगा। ठीक है, और जो चौथा है स्तर है गर्म स्तर या फिर उष्मीय स्तर। इसमें धुआं, ज्वाला और आग और तापमान और गर्माहट वो सब इस स्तर में आपको देखने को मिलेगी। और जो सबसे अधिक गर्म या फिर उष्मा उत्पन्न होती है वो आग के चौथे स्तर में उत्पन्न होती है। ठीक है, ये हो गए आग के चारों स्तर। ठीक है, जिसको लिखना चाहो तो वो लिख सकता है। देखो, इसमें न तो धुआं होता है, धुआं, गर्मी, ज्वाला रहित स्तर, मतलब इसमें ये तीनों चीजें नहीं होती। इसमें धुआं, धुआं होता है, ज्वाला नहीं होती, ज्वाला नहीं दिखाई देती। और जो तीसरा स्तर है इसमें ज्वाला दिखाई देती है लेकिन गर्मी नहीं होती या ताप में कम होते हैं। और इस जो चौथा स्तर है उसमें होता है सर्वाधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, सर्वाधिक ताप या ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न
होती है। देखो अगर इसमें से मान लो क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम के अंदर कि आग का वह कौन सा स्तर है जिसमें सबसे सर्वाधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है या फिर सर्वाधिक ताप उत्पन्न होता है, तो कौन सा स्तर है उसका आग का? चौथा स्तर, या फिर उसका नाम अगर आपको पूछे तो गर्म स्तर या फिर ऊष्मीय स्तर कह सकते हो। ठीक है, तो आगे का जो टॉपिक है वो हमारा है आग उत्पत्ति के कारण। आग के उत्पत्ति के कारण। देखो इसका अगला टॉपिक आग उत्पत्ति के कारण। आग उत्पत्ति के कारण। ठीक है, जैसे मान लो इसका पहला ही कारण क्या होता है? इसका पहला कारण तो आप सभी जानते हैं कि ऊष्मा के बाहरी साधनों से, जैसे मान लो कोई माचिस है या फिर कोई भी, जैसे मान लो लाइटर है, माचिस है, या फिर कोई भी, जैसे मान लो आग का कोई भी बाहरी साधन आप मान सकते हो। ठीक है ना, जैसे कोयला है, ठीक है ना, उसके कारण जो भी आग लगेगी तो वो क्या हो गया? इसका पहला कारण हो गया। जिसको आप अगर लिखना चाहो तो ऊष्मा के जितने भी बाहरी साधन हैं, ऊष्मा के बाहरी साधनों के द्वारा, बाहरी साधनों के द्वारा, पहला कारण तो यही हो गया इसका। ठीक है, अब और कौन कौन से कारण हो सकते हैं आग के उत्पत्ति के? और इसका दूसरा कारण होगा उच्च दाब से उत्पन्न आग। उच्च दाब से उत्पन्न आग। जैसे मान लो अगर किसी भी ज्वलनशील धातु को अगर आप उच्च दाब पर रखते हो तो वह क्या होगी? इसमें आग उत्पन्न हो जाएगी। तो अगर किसी भी वस्तु के, ज्वलनशील वस्तु में अगर हम उच्च दाब या फिर अत्यधिक प्रेशर देंगे ना, तो उसके कारण भी उसमें आग उत्पन्न हो जाती है। यह है आग उत्पत्ति का दूसरा कारण होता है। ठीक है, और अत्यधिक ताप। अत्यधिक ताप का मतलब है अगर किसी वस्तु को अगर हम ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा देवें या फिर अगर ज़्यादा मात्रा में गर्माहट या फिर ताप देंगे तो उसमें क्या होगी? धीरे धीरे वह क्या होगी? ज्वलनशील वाष्प उत्पन्न होगी और उसके साथ में ऑक्सीजन मिलने पर उसमें आगे पकड़ जाएगी। ठीक है, या फिर आग लग जाएगी। और इसका जो चौथा रीज़न होता है जो वेल्डिंग, कटिंग या फिर सोल्डिंग। जैसे मान लो कि धातुओं के अंदर वेल्डिंग के कार्य के कारण, वेल्डिंग, कटिंग या फिर किसी धातु को काटने के अंदर उत्पन्न, और सोल्डिंग के कारण उत्पन्न आग के कारण उत्पन्न। देखो अगर आप मान लो किसी भी लोहे की जाली बनाने वाले कारखानों में क्या होता है कि लोहे की धातुओं को क्या करते हैं? वेल्डिंग का कार्य करते हैं, या उनको जोड़ने का कार्य करते हैं, या फिर उनको कटिंग करने का कार्य करते हैं। तो उनमें क्या होता है? आग की चिंगारियाँ वो उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण क्या होती है? पास में अगर कोई ज्वलनशील वस्तु रखी हुई है तो उनमें भी आग फैल सकती है। तो ये भी एक आग उत्पत्ति का कारण है। ठीक है, उसके बाद में होता है विविध स्थानों पर धूम्रपान, या फिर आप ऐसे कह सकते हो धूम्रपान। धूम्रपान से भी क्या होता है? आग लग सकती है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने बीड़ी सिगरेट पीने के कारण, जैसे मान लो जली हुई, या फिर बीड़ी या सिगरेट को किसी कचरे के ढेर में रख दिया, तो वहाँ पर क्या होगा? वो कचरा जलने लग जाएगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलने पर उसमें ज्वलनशील वाष्प उत्पन्न होगी और आग लग जाएगी। तो धूम्रपान भी एक आग लगने का कारण हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है विद्युत तारों में शॉर्ट सर्किट। विद्युत तारों में शॉर्ट सर्किट। ठीक है, देखो अगर हम बिजली के दो अलग अलग आवेशों को, तारों को अगर हम टकराएंगे तो क्या होगा? उनमें शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होगा, और जिस कारण क्या होगी? बिजली की जो चिंगारियाँ होगी उत्पन्न होगी, और जिसके कारण अगर वहाँ पर अगर कोई ज्वलनशील वाष्प उत्पन्न हो, ज्वलनशील अगर ईंधन रखा हुआ होता है तो उसमें वाष्प उत्पन्न होती है और उसमें आग लग जाती है। ठीक है, तो जो शॉर्ट सर्किट होता है वो भी एक आग लगने का कारण होता है। ठीक है, देखो सातवां रीजन तेल, ग्रीस या फिर पेट्रोल लगा कपड़ा। ठीक है, जैसे मान लो किसी कपड़े में अगर पेट्रोल, डीजल
तेल, ग्रीस ये अगर लगा हुआ है, तो जैसे मान लो अगर खुले वातावरण में ये अगर ये रखा हुआ है तो थोड़ा सा तापमान मिलने पर क्या होगा, ये जलने लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं ना, वो क्या होते हैं, आग पकड़ने के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे, जैसे मान लो आग के उत्पत्ति के कारण हो गए, अब आग से बचाव या फिर आग को रोकने के उपाय या फिर आग से बचने के सावधानियां, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो है आग से बचाव हेतु सावधानियां। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो उपाय। ठीक है, जो पहला उपाय वो क्या है, देखो जो भी कार्यस्थल होता है, जैसे मान लो कोई भी फैक्ट्री है या फिर कोई भी जैसे मान लो कोई भी साइट है, जैसे मान लो कार्य की, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, खुला वातावरण होना चाहिए। ठीक है, कार्यस्थल का उचित व खुला वातावरण होना चाहिए, खुला वातावरण होना चाहिए। पहली सावधानी या फिर पहला उपाय तो हमें यही करना है। ठीक है, कि कोई भी अगर मान लो कार्यस्थल है, फैक्ट्री है, उसको क्या होना चाहिए, खुला वातावरण या फिर खुली जगह पर होना चाहिए। ठीक है, देखो इसका दूसरा उपाय है वो क्या है कि कार्यस्थल पर अग्निशमन उपकरण, अग्निशमन का मतलब है फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट, अग्निशमन के उपकरण व अग्निशमन प्रणाली, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है अग्निशमन प्रणाली, जिसको हम कह सकते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए, की व्यवस्था ठीक है, तीसरा इसका उपाय क्या है कि कार्यस्थल पर फायर फाइटिंग या फिर अग्निशमन के लिए एक प्रशिक्षित दल होना चाहिए, दल उपस्थित होना चाहिए। दल उपस्थित होना चाहिए। देखो अगली सावधानी में आपको क्या करना है कि ज्वलनशील दरों से भरे डब्बों की वेल्डिंग नहीं करना चाहिए, वेल्डिंग ना करें। ठीक है, नहीं तो क्या होगी, उनमें आग लग सकती है। ठीक है, और ज्वलनशील क्षेत्रों में पांचवा जो उपाय है वो क्या है, ज्वलनशील क्षेत्रों में स्पार्क युक्त वायरिंग होना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट की संभावना कम हो। ठीक है, ये है आपके आग से बचाव की सावधानियां और उपाय। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा पहला टॉपिक है या फिर पहला चैप्टर आप कह सकते हो जो हमारे सिलेबस का है, उसका नाम क्या था, क्लासिफिकेशन फायर, जो हमने स्टार्ट किया था वो आज खत्म हो गया है। ठीक है, तो कल से मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आऊँगा। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है केमिस्ट्री ऑफ ए फायर। ठीक है, वो भी थोड़ा सा इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, सभी को थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल पर इसी तरह आप बने रहें। ठीक है।
तो सभी को नमस्ते।